छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश एक और बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे ट्रेडर आने वाले हैं जो बाय प्रोफेशन सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लस वो एक स्विंग ट्रेडर है और उन्होंने ट्रेडिंग 2007 में चालू की थी। तो जब हमारे पास सीए भी हो, स्विंग ट्रेडर भी हो और उन्होंने उनके पास ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड का एक्सपीरियंस है, सो वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा के रखें। ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चैनल में एक से एक बेहतरीन ट्रेडर को लेके आए जो सक्सेसफुल है अपने करियर में, अपने फील्ड में, ट्रेडिंग के माध्यम से। तो चलिए, बिना रुके बिना थके सुनते हैं एक सच्ची ट्रेडर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा अनिल सर कि आपने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया एंड फाइनली यू आर देयर विद अस। एंड आई होप आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको बहुत ही मजा आने वाला है। तो सर, शुरुआत करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा ग्लिम्स दे दें कि आपने कब शुरुआत की, कैसे शुरुआत की और क्यों की। जरूर जरूर। सभी दर्शकों को पहली बात तो जीटीटी के सभी ग्लोबल ट्रेवल ट्रेडर टीवी के सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और मैं अनिल राय आप सबका स्वागत करता हूं इस शो में। आप मुकेश को आप लोग बहुत दिनों से देख रहे होंगे और ये बहुत ही उम्दा प्रयास कर रहे हैं हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लिए, स्पेशली उन बिगिनर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में आकर के कुछ सीखना चाहते हैं। सर धन्यवाद, आपके चरण का लाई अब छू लेता हूं मैं। नहीं। तो सर आप तो बस आप ये, अगर आप अपना बैकग्राउंड बता दें हमें। हाँ, मैं बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है यूके से। और उसके बाद मैं काफ़ी समय तक जो है करीब मोर देन 15-16 ईयर्स में कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में हूँ। मतलब पहले मैं शुरुआत में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी था, लेकिन उसके बाद मैंने हार्डली 1-1.5 साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। उसके बाद मैंने अपनी फर्म स्टैब्लिश कर ली और मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ काफ़ी लंबा वर्क रहा है। मोस्टली जो है मैनेजमेंट वर्क करता हूँ मैं, मैनेजमेंट कंसल्टिंग के। लेकिन स्टॉक मार्केट से जो लगाव है वो बहुत पहले से है और वो बड़ा पुराना लगाव है। ठीक है। इवन जब हम स्टडी करते थे तभी से स्टॉक मार्केट का लगाव है, तो वो लगाव बना रहा। और ये जो है 2007 से मैं स्टॉक मार्केट में फॉर्मली इंट्रोड्यूस हो गया और मैंने वर्किंग करनी शुरू कर दी, ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। और इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो उसके बाद ही 2008 में सब प्राइम मार्केट जो क्रैश हुआ था वो देखा। उसके बाद हमने अभी कोविड का क्रैश देखा है। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही और लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए मार्केट में मुझे, और ये जर्नी रही है। हाँ, अब मैं पूरा पूरा ये बिलीव करता हूँ कि वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा साधन जो है वो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट है। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी क्वालिटी के थ्रू अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आपने आपने जैसे कहा कि आप 2007 से आपने स्टार्ट किया है, तो क्या आप 2007 से एज अ फुल टाइम ट्रेडर हो या फिर आप इन्वेस्टिंग भी करते हो? व्हाट नहीं काइंड नहीं, ऑफ फुल ट्रेडर टाइम। यू आर एक्चुअली? हाँ, मैं जब 2007 में मैंने शुरू किया था तो उस समय मैं डेफिनेटली पार्ट टाइम ट्रेडर था। पार्ट टाइम ट्रेडर था, इन्वेस्टर तो मैं कभी नहीं रहा। मैं मेरे पास ऐसा कोई भी शेयर कभी नहीं रहा जिसमें मैंने कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया हो। मतलब 1 साल से ज्यादा भी मैं नहीं रख पाया हूँ। तो मैं हमेशा से ट्रेडर ही रहा। ठीक है। ओके। हाँ, मैं मोस्टली जैसा मैंने कहा कि मैं कैश मार्केट में ट्रेड करता हूँ और स्विंग ट्रेडर हूँ, मोमेंटम ट्रेडर हूँ, ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, नाम चाहे आप जो भी दे दो। बट मतलब ये है कि अपना मतलब ये है कि जहां खरीदे वहां से ऊपर में बेचना है। ठीक है। और ये इसी को कह लीजिए कि इसी को सीखने में, इसी को एग्जीक्यूट करने में, रियलाइज करने में काफ़ी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं इस प्रोसेस में। और स्टॉक मार्केट में मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, क्वालिफिकेशन का और डिग्री का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है डेफिनेटली एजुकेशन का रोल है। वहां से आपको कुछ बेसिक एक फाउंडेशन मिल जाता है। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं, बिना डिग्री वाले लोग या जो जिनके पास बहुत हाईली क्वालिफाइड डिग्रीज हैं वो मार्केट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट का गेम एकदम एक अलग गेम है।
ये एक साइंस है तो एक आर्ट भी है। तो अब जैसा होता है कि भाई साइंस तो पढ़ के आदमी सीख लेता है, लेकिन आर्ट तो भैया खुद से डेवलप करनी पड़ती है, वो अपनी खुद की स्किल होती है। तो वो ओवर द टाइम बीइंग, ओवर द पीरियड ही आता है, और वो आप करते करते ही आता है। अगर आप करना छोड़ देंगे, जस्ट लाइक स्विमिंग की, अगर आप स्विमिंग जितना करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे आप, ठीक है, तो वो नए नए दांव पेच आप सीखते जाएंगे। ये हर किसी, जैसे ट्रेड में या कोई गेम में होता है, जैसे स्पोर्ट्समैन जितना अच्छा खेलता रहता है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करती रहती है, वैसे ही यहाँ भी है कि आप जितने ट्रेड लेते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इम्प्रूवमेंट जो है लर्निंग की बढ़ती जाएगी। ग्रेट ग्रेट ऑसम। तो जैसा कि आपने कहा कि आप एक स्विंग ट्रेडर भी है, मुझे ये जानना है कि आप इंट्राडे मतलब डेली मतलब सौदा आप करते हो, आप इंट्राडे भी ट्रेड करते हो सर? हाँ एकदम, इंट्रा डे में भी करते हैं। जैसे मैंने कहा अभी मैं काफी टाइम मार्केट में, तो पिछले कई सालों से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। पिछले कई सालों से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो उसमें मार्केट में हम दिन भर ही टाइम देते हैं। मार्केट जब तक मार्केट खुला रहता है हम मार्केट के साथ ही रहते हैं। और उसमें इंट्राडे ट्रेड भी लेते हैं हम डेफिनेटली, लेकिन इंट्राडे ट्रेड मैं कम करता हूँ। वो भी इंट्राडे ट्रेड जब हम लेते हैं जब हमें लगता है कि नहीं सेटअप बहुत अच्छा है, बहुत सही है, जैसा हम चाहते हैं सेटअप वैसा हो। और या तो फिर कई बार जो है कोई नई स्ट्रेटजी टेस्ट करनी होती है, तो चूंकि इंट्राडे में कम समय के अंदर ही हमारी स्ट्रेटजी का रिजल्ट हमें मिल जाता है, तो वो हम इंट्राडे को एज अ टेस्टिंग टूल भी कभी कभी हम यूज करते हैं। वेरी वेल सेड, वेल सेड। तो सर जैसा आपने एक शब्द का यूज किया सेटअप, मेरा अगला सवाल है सर, जो आप जो सेटअप स्ट्रेटेजी या जो सेटअप आप बोल लो, सर कितना समय हाँ लगा एक सेटअप या एक सेटअप स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के बाद आप पूरा उस पर बिलीव करते हो कि हाँ भाई ये सेटअप मेरा राइट है, और ये जब भी मुझे जो भी ट्रेड देगा मैं लूंगा सेटअप के थ्रू? देखिए, सेटअप में क्या होता है, ये सेटअप के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सेटअप बड़ा पर्सनलाइज इशू होता है। जैसे मेरे मुझसे भी कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आप अपना सेटअप शेयर कर दीजिए और ये कर दीजिए, और कई कई लगभग कई ट्रेडर्स से भी पूछते होंगे कि सर आपका सेटअप क्या है। सेटअप एक बड़ा ही पर्सनलाइज्ड कंटेंट है। उसका रीजन क्या है, अगर सेटअप आपकी पर्सनालिटी से मैच होना चाहिए, ठीक ओके। है। मार्केट में कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये कोई, जैसे अभी जो नए लड़के आते हैं, जो नए बच्चे आते हैं या जो नए ट्रेडर आते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, और लगभग सभी करते हैं, हमने भी शुरू में अपने टाइम में किया था, कि जब वो आते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर, कहते हैं ना कि वो एक गॉडली इंडिकेटर या कोई एकदम मैजिकल इंडिकेटर या मैजिकल सेटअप के पीछे अपनी सारी एनर्जी झोंक देते हैं, और कहीं ना कहीं यूट्यूब में भटकते फिरते हैं कि 99% एक्यूरेसी वाला हमें कोई इंडिकेटर मिल जाए, या फिर कोई भैया कोई इंडिकेटर बेच रहे हो या सब्सक्राइब करा रहे हो तो उनका सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत कुछ है, लेकिन होता क्या है कि रियलिटी में ये है नहीं। हर एक पैटर्न, कोई भी एक पैटर्न आपको सफिशिएंट है आपको मार्केट में रिच बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, बशर्ते आपकी मास्टरी उस पर, और आप मास्टरी उसी पैटर्न पे कर पाओगे जो पैटर्न आपके पर्सनालिटी को सूट करता। तो ये जो इतने ढेर सारे पैटर्न, इतने ढेर सारी जो स्ट्रेटजीज बाजार में हैं, वो इसलिए है क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पर्सनालिटी बड़ी अलग अलग है, ठीक है। किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है, तो डिपेंडिंग ऑन कि उनकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है, वो आप जब करोगे तो करते करते आपको एक स्टाइल सूट करेगी। और वो कैसे पता चलेगा, जिस स्टाइल के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो, बस वही आपकी स्टाइल, ठीक है। ओके। बस आप उस पर स्टिक करिए, उसी के अराउंड अपने को ट्वीकिंग करिए, थोड़ा सा उसको फाइन ट्यूनिंग करिए, और अपनी मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डेवलप करिए। वो सफिशियंट है मार्केट से आपको रिच बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, वेल्दी बनाने के लिए। तो सारांश ये है कि कोई भी ट्रेडर अगर कोई भी स्ट्रेटेजी या सेटअप अगर यूज करता है तो वो देखे उसको क्या पसंद है, उसके हिसाब से क्या काम कर रहा है, और उसी को ट्यूनिंग करता रहे, ना कि करेक्ट एवरी सेकेंड डे वो करेक्ट। चेंज करे, राइट? नहीं, वो अगर आप एवरी सेकंड डे चेंज करेंगे तो देखिए, मार्केट जो है ना वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप एक सेटअप को लेकर के चलते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी विनिंग की ज्यादा रहती है, क्योंकि उस सेटअप के पे आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप हर हर हफ्ते या हर थोड़े दिन ट्रेड के बाद, अगर आप सक्सेस को ध्यान में रखते हुए कि नहीं यार ये ट्रेड चला नहीं तो मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दूं, तो आप जैसे ही आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अपने आप गिर गई, वो चेंज हो हम्म। गई। हम्म। तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी को लूज कर जाओगे। और ये हम्म। सारा गेम जो है ना, थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है प्रोबेबिलिस्टिक गेम है। तो हम्म। यहां पर एक पैटर्न पे आप टिके रहोगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अगर आप बार बार पैटर्न चेंज करोगे, सेटअप चेंज करोगे, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी वैसे ही लूज कर जाएगी। बहुत ही बढ़िया कहा सर।
चलिए सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और एक मेरा गोल्डन सवाल जो मैं अपने हर एक गेस्ट से पूछता तो हूँ। सर, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है ट्रेडिंग फील्ड में? ट्रेडिंग फील्ड में जो मैं अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ, नो डाउट, बीइंग कॉमर्स और फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने के नाते, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते, नंबर रीडिंग जो है वो मेरी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, नो डाउट। क्योंकि बैलेंस शीट और पीएनएल या जो भी फिगर्स एनालाइज करना होता है तो मुझे थोड़ी सी आसानी होती है। और क्योंकि मैं उस पार्ट में रह चुका हूं कि हम खुद बैलेंस शीट्स बनाते हैं, ऑडिट करते हैं, देखते हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान है बैलेंस शीट के गेम को समझना, जो नंबर गेम्स होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस, जो कंपनी की हेल्थ को समझना होता है थ्रू बैलेंस शीट, तो वो हमें बड़ा इजीली समझ में आ जाता है, कहाँ पर गेम हो रहे हैं, कहाँ पर रियलिस्टिक है, वो सब समझ में आ जाता है। और दूसरी स्ट्रेंथ कहूंगा चार्ट रीडिंग। मैं बहुत ही ज्यादा, चूंकि मैं विजुअल चार्ट रीडिंग में बड़ा कंफर्टेबल हूं और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं घंटों, कई कई घंटे लगातार एट अ स्ट्रेच में 5 5 6 6 घंटे भी बैठ करके चार्ट देख सकता हूँ बिना थके। उसके बाद भी थकान नहीं आती है। तो वो एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ फील करता हूँ कि वो मुझे, मेरे लिए बहुत ईजी रहता है। वाह सर, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको पहले सेक्शंस बता देता हूँ। कुछ सवाल मैंने इंट्राडे तो सेक्शन से रखे हैं, कुछ स्विंग से रखे हैं, ठीक है। और कुछ साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आज हम थोड़ी बढ़िया। थोड़ी बातें हर जगह से करेंगे जिससे हमारे लोगों एकदम। तक अच्छा मैसेज पहुंचे। ठीक है सर? तो अगर आप जरूर कहो तो मैं जरूर। शुरू करूँ? एकदम शुरू करते हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। सबसे पहला सेक्शन हम लेंगे सर, इंट्राडे सेक्शन। सो तो इंट्राडे सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन से लिक्विडिटी फैक्टर ट्रेडर को कंसीडर करना चाहिए? इंट्राडे में देखिए, अगर, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड में लिक्विडिटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेटअप के बाद, तो डेफिनेटली वॉल्यूम, जिस जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो, नंबर वन क्राइटेरिया कि वॉल्यूम होना चाहिए। यानी कि आप जब चाहें, जिस प्राइस पे चाहें बाय सेल करना चाहें, वो एग्जीक्यूट हो जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कंसिडर करता हूं वो स्प्रेड। मेरे ख्याल से जो नए लोग होंगे वो इस पे इतना ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन स्प्रेड का मतलब मैं थोड़ा बता दूं कि जो आप देखते हो ऑर्डर, उसमें बाइंग ऑफर और सेलिंग ऑफर होता है, ठीक है। उसके बीच का जो गैप होता है ना, बायर और सेलर के बीच का गैप जो होता है, वो उसको हम स्प्रेड कहते हैं। और जहां पर वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है वहां पर आप देखेंगे कि स्प्रेड बहुत कम होता है। ये स्प्रेड जितना ही कम होगा, क्योंकि मिनिमम 5 पैसे का टिक है इंडियन मार्केट में, ठीक है, तो ये स्प्रेड जितना ही कम होगा उतना ज्यादा आपके स्लिपेज के और लॉस के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो ये दो फैक्टर मैं पर्सनली कंसिडर करता हूँ, एक तो वॉल्यूम, दूसरा स्प्रेड। वेल सेड, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, अगला सवाल आपके लिए कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, सर इंट्राडे में बेसिकली जो हमारे इंडियन जितने भी ट्रेडर्स हैं वो या तो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या तो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। तो सर ऑप्शन या फिर इंडेक्स या फिर बैंक निफ्टी, सर इसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड करें? कौन से टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड करना चाहिए? देखिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए जो है, एक कह सकता हूं कि यूनिवर्सली, अब सबके ऊपर वो भी अपना होता है, बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टाइम फ्रेम है और वो मुझे भी सूट करता है, दैट इज 5 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो कंप्लीटली सूट करता है एग्जीक्यूशन के लिए, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। हाँ, एनालिसिस के लिए आपको पूरे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी होगी कि भाई ठीक है, क्या रहा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो क्या रहा, ठीक है, प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग लो, या इस तरीके से देख करके आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, मार्क एरियाज को मार्क करना होगा। उसके बाद फिर आप 5 मिनट चार्ट को लेकर के आप ट्रेड करें, तो मेरे ख्याल से ज्यादा, क्योंकि 1 मिनट चार्ट या 3 मिनट चार्ट, कुछ लोग 3 मिनट चार्ट भी प्रेफर करते हैं, बट 1 मिनट चार्ट और 3 मिनट चार्ट में जो मैंने देखा है कि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट में इंट्राडे नहीं कर सकते, आपको इंट्राडे के लिए नहीं है वो, थोड़ा कुछ और कर सकते हैं, बट इंट्राडे नहीं होगा उसमें। 5 मिनट बहुत सुटेबल होता है इंट्राडे के लिए। तो सर आपने जो 5 मिनट का, सर वो स्पेसिफिक, वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, किसी में भी कर सकते हैं, हाँ राइट? हाँ, किसी में भी, किसी इंट्राडे में अगर करना है तो 5 मिनट सफिशियंट है। देखिए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 75 कैंडल्स होती हैं 5 मिनट की, एक पूरे दिन भर में, तो वो सफिशियंट है मार्केट के डायरेक्शन को कैचअप हम्म। करने के। और सर इंट्राडे ट्रेडिंग में सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे डिसाइड करना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए मिनिमम हमारा? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में जो रिस्क रिवॉर्ड है, इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो आप ये समझना कि इंट्राडे में आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला।
ये एक्सपेक्टेशन ही जनरली गलत होती है कि इंट्राडे के अंदर, अगर आप सोचें कि आपको जो है बहुत बड़ा 5% या 10% का मूव मिल जाए, नहीं, ये रॉन्ग होता है। इंट्राडे के अंदर जो जनरली जो हम जो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं वो करते हैं 0.8 से 1% के अंदर में अगर आपको मिल जाता है तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड, ठीक है। उसके ऊपर कभी कभी मोमेंटम बहुत बढ़िया मिल जाता है, कभी कोई बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई तो आपको कभी कभी 1%, 2% या 3% तक भी मिल जाता है। कभी कभी, जैसे मैंने अपना मत बताऊं, इंट्राडे के अंदर में मैंने कभी एक एक दिन में 10% भी बुक किया हुआ, बट वो रेयर है और वो हम ये सोच के नहीं चल सकते कि नहीं नहीं वो हमें आज ही मिलेगा। वो किसी दिन ऐसा मूव आया किसी स्टॉक में और वो फिर उस दिन वो उसने अपना जबरदस्त मूव दिखाया तो हमें एक बड़ा पोर्शन उसका कैप्चर हो गया। बट नॉर्मली अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको 0.8 to 1% आपका डेली टारगेट एक ट्रेड का होना चाहिए। वेल सेड, वेल सेड। सर इंट्राडे में एक और दिक्कत है कि सर जब साइडवेज मार्केट होता है तो ट्रेडर को कैसे पता चले भाई आज का दिन साइडवेज है, क्या ट्रैक करना चाहिए जिससे साइडवेज, जो ऑप्शन बायर है उनको तो सबसे ज्यादा दिक्कत है साइडवेज, तो वो कैसे करेक्ट, बचेंगे? करेक्ट। इसका एक सिंपल सा तरीका है जो मैं पर्सनली जो मैं करता हूँ। देखिए बहुत तरीके हैं, सबके अपने अपने स्पेशलिटीज हैं, सबके अपनी अपनी चीजें हैं। जो मैं कह रहा हूँ उसका ये कतई मतलब नहीं है कि वही सबसे बेस्ट है। मैं पहले एक डिस्क्लोजर दे दूं, डिस्क्लेमर दे दूं वो, लेकिन हाँ, जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो खुद उसको उनको समझ में आ जाना चाहिए और समझ में आ जाएगा कि वो कितनी हद तक चीजें सही हैं। तो जो मैं अपनी जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरी फीलिंग है वो शेयर कर सकता हूँ कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि आज ट्रेंडिंग डे है या नॉन ट्रेंडिंग डे है। जब भी मार्केट प्रीवियस डे हाई या डे लो के बाहर मूव करता है तो मैं उसको ट्रेंडिंग डे ही मान के ट्रीट करता हूं और उस दिन मैंने अक्सर देखा है कि मैक्सिमम केसेस में रिजल्ट हमको मिलता है। लेकिन जब भी मार्केट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में मूव कर रहा हो तो मैं जनरली अवॉइड करता हूं उस दिन ट्रेड लेना, क्योंकि वही है रेंज बाउंड मार्केट, यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो बड़ा सिंपल तरीका मैं ट्रेडिंग में लेके चलता हूँ। उसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई इंडिकेटर या कोई बहुत बड़ा उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस यूज नहीं करता हूँ। बड़ा सिंपल तरीके से डिसाइड करता हूँ कि आज का दिन ट्रेंडिंग है कि नहीं। तो आपके बोलने मतलब जब प्रीवियस डे का हाई तोड़ता है, लो तोड़ता है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करते हो और आप कंसीडर करते एग्जैक्टली हो कि ये ट्रेंडिंग में हमें है, एल्स मार्केट इट्स द ऊपर जाए या साइडवेज। नीचे जाए, दोनों तरफ हमें ट्रेड मिलना है। मार्केट या तो ऊपर जाए नीचे जाए, हमें दोनों तरफ ही ट्रेड मिल जाता है। मार्केट में हम हमारे एसएल हिट तभी होते हैं बार बार जब मार्केट रेंज बाउंड होता है। तो वो किसी डायरेक्शन में जब नॉन डायरेक्शनल होता है, ऐसा अक्सर तभी होता है जब कहते हैं ना कि इनसाइड कैंडल बनती है, यानी कि पिछले दिन के कैंडल के अंदर के ही आज की कैंडल बनी, तो जनरली ऐसा होता है कि आपका एसएल बार बार हिट होगा। तो बेटर है कि उस दिन ट्रेड ही मत करो। तो सर साइडवेज डेज में क्या प्रेफर करते हैं, सेल करना या फिर यू आर अ प्योर ऑप्शन बायर या फिर इंडेक्स बायर? नहीं नहीं, मैं न प्योरली ऑप्शन बायर हूँ ना ऑप्शन सेलर हूँ। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि भाई मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटीज जहां मिलती है हमको हमें वहां करना चाहिए। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि मेजर मेरा जो ट्रेड होता है वो स्विंग ट्रेडर हूँ। लेकिन जब भी मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो ऑप्शन सेलिंग में केवल इंट्राडे में ही करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में कभी ओवरनाइट कैरी नहीं करता। अब जो है बड़े काफी ऑप्शन सेलर्स हैं जो काफी लंबे लंबे समय तक वो वीकली कैरी करते हैं, बट मैं अपनी बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्योरली ऑप्शन में बहुत कम डील करता हूँ। तो मैं ओवरनाइट स्ट्रेस लेके नहीं चलता हूँ। तो दिन में जितना मूव मिल गया, जिस दिन नॉन ट्रेंडिंग डे है और स्पेशली जिस दिन वेंसडे या थर्सडे हो, तो मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ। मंडे, फ्राइडे, मंडे को मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि उसमें आपके खतरे ज्यादा हैं और गेन कम होने के चांसेस। ट्रू ट्रू, तो एक बहुत बढ़िया। सिंपल सी चीज है कि फ्राइडे और मंडे में मोस्टली ऑप्शन बाय की तरफ चूज करता हूं। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और वेंसडे और थर्सडे को मैं कभी ऑप्शन बाय नहीं करता। केवल थर्सडे को 2 बजे वाला जो एक मूव होता है ना, लास्ट वाला जो मूव जिसमें वेगा का सब लोग वेट करते हैं, बस उस समय जो एकदम लीस्ट रिस्क गेम होता है, जीरो हीरो जिसको बोल करके फेमस करते हैं, कभी कभी मैं भी वो ट्राई करता हूँ, नो डाउट। उसमें कभी कभी गेन अच्छा मिल जाता है। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। सर एक और इंट्राडे में सवाल खत्म हो चुके हैं, बट यस एक आखिरी सवाल बचा हुआ है। सर Sure. इंट्राडे के लिए किस तरह की न्यूज या इवेंट को आप ट्रैक करना पसंद करते हो, स्पेशली फॉर इंट्राडे प्लेयर्स? देखिए इंट्राडे के अंदर मुकेश क्या होता है कि इंट्राडे में न्यूज या इवेंट का कोई मतलब होता नहीं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको स्पेसिफिकली किसी भी तरीके की न्यूज से को अवॉइड करना चाहिए।
ट्रेडर्स को एक मैं सिंपल सा एक गाइडेंस या मैसेज देना चाहूंगा, एक शेयर करना चाहूंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी करते हो आप अपनी टीवी स्क्रीन जरूर ऑफ रखें, क्योंकि वो अननेसेसरी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, डिस्टर्ब करेगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो आपका चार्ट सफिशिएंट है, जो कुछ भी होगा चार्ट में आपको दिख जाएगा। तो आप फोकस वहां रखें, क्योंकि किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपके ट्रेडिंग इमोशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो बेटर यह है कि आप केवल चार्ट पर फोकस करें, किसी भी तरह के न्यूज सोर्स के ऊपर ध्यान मत दें उस समय जब आप ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो सर जहां तक एक न्यूज आया था हिडनबर्ग वाला, तो सर वहां पे हम्म। तो आपने पहले ही चार्ट को एनालाइज कर लिया होगा, तो क्या आपने वहां पे प्रॉफिट लिया या फिर आपने उस ट्रेड लिया आपने? नहीं नहीं, हमने उसमें कोई भी ट्रेड मैंने पर्सनली नहीं लिया। मैंने उसमें पर्सनली ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि जनरली क्या होता है, देखिए हम ट्रेडर हैं। ट्रेडिंग में मैं बताऊं, ट्रेडिंग में हम हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को देख करके और एक कैलकुलेटेड गेम लेकर के चलते हैं। हिंडनबर्ग वाले केस में हमें भी ये नहीं पता था कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और अदानी के शेयरों में सबको पता है कि वो कभी भी एब्रप्टली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और उनका मूव बड़ा फास्ट होता है। यस। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हमको रिस्क नहीं लेना, हम गैम्बलर नहीं है। मतलब पर्सनली मैं करूं, मैं किसी भी तरह का गैम्बल लाइक नहीं करता हूं। मुझे जहां पे प्राइस एक्शन कंफर्टेबल दिखता है, रिस्क रिवॉर्ड कंफर्टेबल दिखता है, मैं तभी ट्रेड लेता हूं, अदरवाइज मैं अवॉइड करता वेल सेट, वेल सेट, वेल सेट, बहुत ही बढ़िया। तो सारांश ये है कि भैया जब ट्रेडर अगर आप ट्रेडर हो और आप चार्ट ट्रेडिंग करते हो, तो जब आपको कोई पैटर्न समझ में आए तभी ट्रेड करो, वरना बगैर पैटर्न के अगर हूं। ट्रेड करोगे तो नुकसान है आपका, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। तो चलिए सर, अब अगला सेक्शन है हमारा स्विंग से रिलेटेड। तो अगर आप मैं शुरू हो जाऊं? हाँ एकदम एकदम। ओके, चलिए, बढ़िया। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी में कौन से एसेट क्लास ट्रेडर्स को इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी में जनरली जो है, जो जिसमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड और अच्छी वेल्थ क्रिएशन होती है, वो दो ही हैं, इक्विटी यानी कैश में और फ्यूचर्स। ठीक है, कैश और फ्यूचर्स जो है ये दोनों अच्छा वेल्थ क्रिएशन देते हैं। और कभी कभी ट्रेंड फॉलोइंग में ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग भी डायरेक्शनल होती है। ऑप्शन बाइंग तो हमेशा ही डायरेक्शनल होती है, ऑप्शन सेलिंग भी कभी कभी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, बट मैं उसकी बात नहीं कहूंगा आज की डेट में, क्योंकि उसमें स्ट्रेस ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। दोनों के प्रोबेबिलिटीज हमें पता है और दोनों के हमें कैलकुलेशन भी पता है। बट अगर मैं कहूँ तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो कैश, इक्विटी कैश में और फ्यूचर में सबसे बढ़िया होता है। तो वो मैं बेटर प्रेफर करता हूँ और लोगों को भी वही सलाह देता हूँ कि आप इन दोनों पर आप मास्टरी करिए अगर आपको स्विंग करना, ट्रेंड ओके, फॉलोइंग। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो सर, ट्रेंड फॉलोइंग जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए डेफिनेटली आपके पास कुछ स्टॉक्स भी होंगे, तो आप स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं कि हाँ भाई ये स्टॉक्स मेरा फेवरेट है, या फिर यू प्ले ऑन ऑल द स्टॉक्स? नहीं, जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड फॉलोइंग में देखो क्या होता है ना मुकेश, ट्रेंड फॉलोइंग में जैसे मैं मूव कैप्चर करना पसंद करता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है कि कई बार कई स्टॉक्स जो हैं बहुत अच्छा मूव दे जाते हैं और वो कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अनपॉपुलर भी होते हैं। तो तरीका हमारा ये होता है कि पहले हम ये देखते हैं कि मूवमेंट कहाँ आ रहा है स्टॉक मार्केट में, और आउट ऑफ दैट मूवमेंट फिर हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा टेक्नो फंडा पे ध्यान रखता हूँ। तो जब भी हम स्विंग या कभी ट्रेड करने की बात करते हैं तो मैं ऐसे किसी शेयर में ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ जिसके फंडामेंटल स्ट्रेंथ बहुत वीक हो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा तो मेरा होल्डिंग पीरियड जो है फ्यू डेज से लेकर के फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मूव। अगर मूव चल रहा है, मेरा एग्जिट क्राइटेरिया हिट नहीं हुआ, तो मैं इसको राइड कर सकता हूँ। उस कंडीशन में फंडामेंटल्स उसके बेटर होने चाहिए। एकदम शेकी ग्राउंड पे अगर कोई शेयर खड़ा है तो मैं उसमें कभी भी ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। अगर वो कोई अच्छा मूव भी दिखा रहा हो तो भी नहीं करूंगा। तो मैं फंडामेंटली साउंड शेयर्स विद गुड प्राइस वॉल्यूम एक्शन, तो ये सिंपल से फिल्टरिंग जो है, स्कैनिंग की जो क्राइटेरिया है वो। सो आई कैन एज्यूम कि आपके जो भी स्टॉक्स होंगे वो अंडर निफ्टी 50 में जितने लिस्टेड है वहीं के टॉप स्टॉक्स होंगे, राइट? जो नहीं फंडामेंटली नहीं भी नहीं, साउंड अच्छा करते हैं और उसमें वॉलेटिलिटी वॉल्यूम भी अच्छा होता है ऐसे और ट्रेड अप अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। निफ्टी 50 तो बहुत ही छोटा हो गया। निफ्टी 50 में तो स्विंग में अगर आप ध्यान से देखो मुकेश, तो स्विंग के
उसके उसमें अगर अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, जैसे मैंने कहा मैं कैश में भी बहुत ट्रेड करता हूँ, अगर फ्यूचर में जब मुझे ट्रेड करना होता है तो मैं डेफिनेटली मैं एफएनओ के जो टॉप वॉल्यूम वाले जो शेयर्स हैं उनको पकड़ता हूँ। लेकिन जब मैं कैश में करता हूँ, ठीक है, अगर मुझे जब मैं कैश ट्रेड करता हूँ तो उस समय फिर मेरे पास ऑप्शन खुला हुआ है, कैश में से कोई भी अच्छा स्टॉक चाहे वो कहीं भी हो, निफ्टी 500 में कहीं भी हो, तो वो मैं वहां से मुझे उसको कैप्चर करता हूँ। केवल एफएनओ में जब ट्रेड करना होता है तो फिर जो अच्छे एफएनओ के शेयर्स हैं वहां पे टॉप वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, जो फंडामेंटल भी स्ट्रांग करते हैं, जिसमें, हाँ, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो और जिसमें कि मैंने बताया था कि स्प्रेड जो है वो मुझे अच्छा मिल रहा हो। ऐसा नहीं हो कि बाइंग और सेलिंग के बीच में 2-2, 3-3, 5-5 रुपए डिपेंडिंग, मतलब उसकी प्राइस पे डिपेंड करता है, प्राइस के परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। क्यों भाई, अगर 2000 का स्टॉक है तो ठीक है, 2-4 रुपए का गैप चल जाएगा, लेकिन अगर 150-200 का स्टॉक है और 2-2 रुपए का गैप है तो वो फिर दैट्स नॉट गुड, तब नहीं चलेगा। हाँ तब नहीं चलेगा। ग्रेट ग्रेट, चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या आपको लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन एक अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है? वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है मार्केट में वेल्थ क्रिएशन की है। स्विंग ट्रेडिंग में एक्चुअली हम ट्रेंड ही कैप्चर करते हैं। ये देखो, स्विंग का मतलब क्या है? स्विंग का मतलब है जब भी स्टॉक एक बेस से दूसरे बेस की तरफ मूव करता है ना, तो उस मूवमेंट को ही कैप्चर, वो ऑब्वियसली ट्रेंड होगा, या तो वो ऊपर की तरफ होगा या वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो वो कैश मार्केट में हम केवल वन साइड मूव कैप्चर कर सकते हैं, अपवर्ड मूव। डाउनवर्ड अगर कोई मूव कर रहा है तो वहां हमें या तो ऑप्शन या फ्यूचर के थ्रू प्ले करना होगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान देना होगा कि डिपेंडिंग क्या क्या चूज कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक्स वेरी कर जाएंगे, तो इस पर ध्यान देने की चीज है। तो डेफिनेटली ये स्विंग ट्रेड होता ही ट्रेंड फॉलोइंग है, तो उसमें तो हमें ट्रेंड को ही लेके चलना है और ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, तो वो जो मैक्सिम है वो हम उसको फॉलो करते हैं। ग्रेट 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 सर, आप मुझे ये बताइए कि कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज करना पसंद करते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग में डेली टाइम, मैं सारी की सारी चार्ट ट्रेडिंग जो मेरी होती है मैं डेली टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूं मैं, और वो सारी एनालिसिस भी डेली, हाँ एनालिसिस करने के लिए हम जरूर मंथली और वीकली को एनालाइज कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में चले को भी देख सकते हैं, जब एग्जीक्यूट करना होता है तो इंट्राडे में जाकर के उसका आर्ली या फिर 15 मिनट्स वो हम एक बार उसको देख सकते हैं, बट सारा डिसीजन जो होता है वो सारा का सारा डेली टाइम फ्रेम को ही देख करके होता है। ओके, ग्रेट 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 सर, अब ये आप मुझे बताइए कि स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो एक ट्रेडर को अवॉइड करना चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग में, या इनफैक्ट कहूं, देखो ट्रेडिंग में सबसे पहला मिस्टेक जो एक बिगिनर ट्रेडर करता है वो ये करता है कि वो पहली बात तो जैसे हमने कहा कि वो बार बार सेटअप चेंज करना, और किसी एक होली ग्रेल सेटअप या भानुमति का पिटारा ढूंढने की जो कोशिश है कि कोई गॉडली सेटअप मिल जाए, कहीं ना कहीं कोई एक सीक्रेट सेटअप जो है ना, सीक्रेट सेटअप नाम की कोई चीज मार्केट में नहीं होती, और इसमें ही सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी बच्चे वेस्ट करते हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो इसमें सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। उसके अलावा आप कोई भी एक सेटअप, कुछ भी जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो एक सेटअप आप चूज कर लो, उसके आसपास उसको रिफाइन करके अपने हिसाब से उसको ट्वीक कर लो। और उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सारी एनर्जी वो इंडिकेटर और सेटअप पे देते हैं, और मनी मैनेजमेंट माइंडसेट के ऊपर बहुत ही कम अटेंशन देते हैं, डिसिप्लिन के ऊपर तो शायद बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज जो मैं कहूंगा वो ये कि कटिंग योर लॉसेज स्मॉल। स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट अगर आप ट्रेड में नहीं लगाते हो, चाहे आप इंट्राडे करते हो या आप स्विंग करते हो, कुछ भी करते हो, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले आपके माइंड में, और ऑलवेज कट योर लॉसेज स्मॉल। बहुत से मैं अपने बच्चों को जानता हूं जो कि ट्रेड लिया, बहुत से लोगों को मैंने देखा ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद जब ट्रेड उनके अगेंस्ट चली जाती है तो वो होप करते हैं कि नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन तो वो ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज नॉट ट्रेडिंग, ये फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो। फिर आप अगर जहां पर भी होप आ रही है फिर वो गैम्बलिंग है, वो ट्रेडिंग नहीं है। वेल सेड, वेल सेड, बढ़िया। चलिए सर, अगला सवाल, इक्विटी कैश मार्केट में कौन सा मार्केट साइकिल ट्रेडर को समझना चाहिए?
इक्विटी कैश मार्केट में की बात करूं तो देखिए, पहली बात तो कि पर्सनली हम दो तरीके के मार्केट साइकिल को ध्यान में रखते हैं। एक तो खुद स्टॉक मार्केट की जो साइकिल होती है, एक स्टॉक मार्केट की अपनी साइकिल होती है, वो मेरे ख्याल से पता होगी कि भाई मार्केट भी एक्युमुलेशन, एक्सेलरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और करेक्शन, इन चारों फेज से गुजरता है। और जैसे भी हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से मार्केट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन या करेक्शन कह लें, इसी फेज को हम देख रहे हैं। ठीक है, बार बार मार्केट जो है निफ्टी में आप देखो लगातार लोअर हाइज लोअर लोज बनते चले जा रहे हैं, तो वो डाउन ट्रेंड है, लेकिन अभी इसको हम एक्युमुलेशन या एक्सप्लोरेशन नहीं कहेंगे। तो हम इन फेजेस को पहले तो देखते हैं। उसके बाद जब हम कैश में जब करते हैं तो हमें एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल स्टडी करना होता है, समझना होता है, वो है बिजनेस साइकिल। यानी कि जिस भी इंडस्ट्री, जिस भी शेयर को चूज कर रहे हो, वो इंडस्ट्री जो बिजनेस साइकिल होता है, जो लोग नहीं जानते बताता हूँ। बिजनेस साइकिल जनरली कहते हैं, जब बिजनेस, कोई भी बिजनेस लॉन्च होता है तो वो जनरली ये भी 4 फेज से गुजरता है: इंट्रोडक्शन फेज, इंट्रोडक्टरी फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज और डिक्लाइन फेज। ठीक है, तो अगर जो स्टॉक हम चूज कर रहे हैं, हम वही स्टॉक चूज करें जो अपने ग्रोथ फेज में हो, वो मैच्योरिटी या डिक्लाइन फेज में ना हो, इररेस्पेक्टिव कि उसमें क्या बाउंस आ रही है। ओके। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक बेसिक एनालिसिस ये जरूरी है। आप ऐसे शेयर्स की अलग से लिस्ट बना लें जो कि ग्रोथ फेज में हो, ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे सेक्टर्स या ऐसे जो स्टॉक्स हैं उन इंडस्ट्रीज में जो ग्रोथ फेज में हो, और फिर उसमें आपको हमेशा रिजल्ट अच्छा मिले। ओके। तो सर जैसा कि आपने मेंशन किया ग्रोथ फेज, सर कोई ऐसा कोई वेबसाइट है जहां पे हम किसी इंडस्ट्री को डाल के चेक कर सकते हैं वेदर ये ग्रोथ फेज में है या नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जहां से ये चेक कर सकते हैं। ये हमें समझने की, ये देखो क्या होता है, खुद थोड़ा तो अपनी खुद रिसर्च भी करनी पड़ेगी, खुद अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है कि स्टॉक मार्केट में आप जितना ही ज्यादा एनालिसिस करोगे, उतना आपको जो है सही तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद जाके देखना पड़ेगा। हाँ, कॉमन सेंस की बात है कि भाई जो इंडस्ट्री आज 25 साल पुरानी इंडस्ट्री, जैसे अगर मैं बात करूं ओएनजीसी की या गेल की या इस तरीके के जो हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो बहुत पुराने बिजनेसेस हैं, तो वो हमें पता है कि वो ग्रोथ फेज में नहीं है, वो एक स्टेबल पीरियड में आ चुके हैं। ठीक है, और डिपेंडिंग फिर की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, वो भी ध्यान रखना होगा कि इकोनॉमी में सडन कोई अगर चेंज आ गया, तो कोई नई प्रोडक्ट की डिमांड आ गई, तो उस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी स्टॉक होंगे वो फिर मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर कोई नया बिजनेस लॉन्च हुआ है तो वो शुरू में बड़ा ही एग्रेसिव फेज में होता है, तो जनरली जो स्मॉल कैप्स होते हैं, इसलिए वो बेटर, स्मॉल और मीडियम कैप में, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न कैश मार्केट में मिला है स्मॉल कैप में और मिड कैप में। लार्ज कैप बहुत कम रिजल्ट देते हैं क्योंकि वो डेफिनेटली उनका मूवमेंट भी स्लो होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि कौन से इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, कौन से अपने ग्रोथ फेज में है, कौन सा बिजनेस ग्रोथ फेज में है, और फिर वहां के आप अच्छे स्टॉक को चूज कीजिए। ग्रेट, वेल सेड, वेल सेड। चलिए अगले सवाल से पहले मैं खुद डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अब जो मेरा सवाल है और सर जो बोलने वाले हैं, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज है, सीरियसली ना ले, सुने समझे और अपनी तैयारी के साथ सूझबूझ के साथ आप आगे अपना ट्रेडिंग या ट्रेड ले। चलिए अगला सवाल, इक्विटी कैश मार्केट में कौन से सेक्टर और इंडस्ट्री अभी ग्रोथ, आपको पोटेंशियल ग्रोथ दिख रहा है? हाँ, ये यहाँ पर वो बहुत अच्छा डिस्क्लेमर दे दिया है कि भाई कहाँ पर अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि ठीक है, अब हमने कुछ कह दिया और फिर लोगों ने उस पर कुछ एक्शन लिया, तो डेफिनेटली डिस्क्लोजर बहुत अच्छा दिया मुकेश ने। मेरी तरफ से भी डिस्क्लोजर रहेगा कि भैया ये कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ये कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेरी पर्सनल जो फीलिंग है मैं शेयर करूंगा कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ दिख रहा है। तो जो मुझे अभी अपेरेंटली दिख रहा है यहाँ पे, वहां पर एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखते हुए इंफ्रा में मुझे पुश दिख रहा है, क्योंकि इंफ्रा स्पेंडिंग गवर्नमेंट की काफी तेजी से बढ़ रही है, तो कैपिटल गुड सेक्टर जो है उसमें मुझे दिख रहा है ग्रोथ। रेलवेज में दिख रहा है, डिफेंस में दिख रहा है मुझे कि डिफेंस में आगे आने वाला भी काफी अच्छा काम हो रहा है, और आगे भी दिख रहा है कि काफी काम होने वाला है। प्लस एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है जहां पे मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी डिमांड और ग्रोथ होने वाली है, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। क्योंकि जो गाड़ियों की स्क्रैपेज पॉलिसी आई है उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां जो हैं ऑफ रोड होने वाली हैं, जो पुरानी व्हीकल्स, और उनको रिप्लेस करेंगी नई व्हीकल्स। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में काफी कुछ अच्छा आने वाला है, कमर्शियल और प्राइवेट दोनों सेक्टर में आएगा।
वेल सेट। चलिए सर, बहुत ही अच्छा लगा, आपने ये बता दिया और मैंने डिस्क्लेमर भी दिया। हाँ, जितने लोग सुन रहे हैं प्लीज सोच के और समझ के ट्रेड लीजिएगा, जस्ट फॉर एजुकेशन बिल्कुल। पर्पस। चलिए सर, ये सेक्शन जरूर। खत्म हो गया। अब अगला सेक्शन डेफिनेटली माइंडसेट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट। अब वहां से कुछ बातें करते हैं। सबसे पहला सवाल श्योर। आपके लिए। सर देखो, सभी के लाइफ में ना, जो भी ट्रेडर है उसको सेटबैक्स तो हम्म। जरूर मिलता है, कभी ना कभी, एक और आपको भी मिला होगा। एकदम। तो सर सबको आपने सबको मार्केट में। कैसे रिकवर किया उस सिचुएशन को? मार्केट में मुकेश, अगर कोई ये कहे कि मैंने लॉस नहीं बुक किया है, तो या तो वो डिल्यूजनल है या फिर वो लायर है। दोनों में से कोई एक है वो। नहीं नहीं, या ठीक तो है। वो भगवान है या तो फिर वो ट्विटर का देवता है। नहीं। हाँ, ये एक अलग डायमेंशन है, नो डाउट। ठीक है। हाँ, वो ट्विटर ट्रेडर वो अलग होते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि मैं बताऊं, लॉस जरूरी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि लॉस आपको प्रॉफिट से ज्यादा एजुकेशन देता है। जब वेल आप सर। ट्रेड करते हो और आप लॉस, जो अगर आप सही ऑब्जर्वर हो, अगर आप सही तरीके से अवेयर हो और ऑब्जर्वर हो, तो आपको अपने लॉस से ज्यादा एजुकेशन और ज्यादा लर्निंग मिलती है एज कंपेयर टू जो जहां पर आपने प्रॉफिट बुक किया है वहां पे। हम्म तो आप फोकस करें जहां पर आप लॉस बुक कर रहे हैं। एक पुरानी मतलब एक स्टेटमेंट कहा जाता है मार्केट में कि मार्केट में या तो आप प्रॉफिट बुक करते हो या फिर एजुकेशन लेते हो। ठीक है। तो हम उसको लॉस नहीं मानते, जितने भी लॉसेस है वो सब आपको एजुकेट करते हैं कि क्या नहीं करना है, या जो लॉस हुआ वो हम्म क्यों हुआ। वो आपको लॉसेस को ज्यादा एनालाइज करना है, प्रॉफिट को आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां आपको लॉस हुआ है ना, उनको ज्यादा एनालिसिस और फोकस देने की जरूरत है। रिजल्ट अपने आप आपका चेंज हो जाए। वेल सेट, वेल सेट। चलिए सर, और अगला सवाल। क्या आपको ट्रेडिंग के दौरान अपने ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोजीशन साइजिंग का प्रेफरेंस है? मुकेश, जो भी पोजीशन साइजिंग या ट्रेड मैनेजमेंट या जो कुछ भी है, रिस्क एनालिसिस, वो सारा का सारा ट्रेड लेने से पहले ही हम डिसाइड करते हैं। एक हम्म बार ट्रेड ले लिया तो ट्रेड के दौरान फिर हम किसी भी तरह का छेड़छाड़ या कोई भी ट्वीकिंग नहीं करते। रूल्स सारे पहले से ही डिसाइडेड होने चाहिए किसी भी ट्रेडर के लिए। तो उसके एंट्री रूल्स क्या है, एग्जिट रूल्स क्या है, उसको पता होने चाहिए। और रिस्क उसका पहले से ही पता होना चाहिए कि आप, हाँ, आज के इस ट्रेड में इतना अमाउंट तक रिस्क बेयर कर सकता हूँ। बेस्ड ऑन दैट वो अपनी पोजीशन साइजिंग डिसाइड करेगा। और एक बार ट्रेड ले लिया ना, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस क्राइटेरिया का वेट करना है कि आपका एग्जिट क्राइटेरिया कब आता है। या तो प्रॉफिट या फिर स्टॉप लॉस, दोनों के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। हम्म तो सर अभी रिसेंटली आपने शायद मंडे को भी कोई ट्रेड लिया होगा, कल आपने ट्रेड लिया जिसमें मार्केट साइडवेज था। नहीं, कल हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि हम वेट कर रहे थे। जनरली मैं जब ट्रेड लेता हूं तो हमारे साथ और भी एक हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो हम जब ट्रेड ले रहे थे तो हम वही देख रहे थे कि मार्केट जो है वो बहुत ही एब्रप्ट मूव कर रहा है और बहुत ही हम्म ज्यादा स्लो मूव करता है। जैसे मैं बताया कि कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे क्राइटेरिया अलग हैं, इंट्राडे के क्राइटेरिया अलग हैं। इंट्राडे हम्म में जब हम ट्रेड लेते हैं इस तरीके से, और जब भी मैं प्रेफर करता हूं कि अगर इंट्राडे में मैं इंडेक्स ट्रेड करता हूं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो ट्रेड लेने के बाद मूव एकदम स्विफ्ट, फास्ट और क्लियर होने चाहिए। हम्म अगर थोड़ी भी इसमें डिले होती है या मूवमेंट स्लो होता है, तो जैसा पता है कि ऑप्शन बाइंग में तो वैसे ही कोई फायदा नहीं रह जाता अगर मूव स्लो हुआ तो फिर तुरंत एग्जिट। ठीक है। हम्म और जनरली मैंने कहा कि ट्रेड हम तभी प्रेफर करते हैं कि जब वो प्रीवियस डे हाई या लो को ब्रीच करे। यस, तो पीडी अगर उसके पीडी अंदर अगर है वो तो ब्रेक फिर, करेगा। हाँ, अगर उसके अंदर है तो फिर हम अवॉइड ही करते हैं, वेट करते हैं कि अगर उसके ऊपर निकलता है तब फिर हमारा ट्रेड हम्म बनता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर ट्रेडिंग में एक 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 सबसे बड़ा एनिमी है, वो है इमोशन। तो सर ऐसा कितनी बार हुआ है? आई थिंक अभी तो आप मैच्योर्ड हो चुके हो यार, एक डेकेड से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है, बट स्टिल इन अर्ली डेज जब आप कोई ट्रेड लेते थे तो दिमाग कम और इमोशन हावी था, नहीं नहीं अनिल ये नहीं ले, ये कर। बहुत ज्यादा। तो उसको आपने बहुत कैसे ज्यादा कंट्रोल होता किया? बहुत ज्यादा होता था शुरू शुरू में, जैसा सबके साथ होता हमारे साथ भी होता था। मैं अपनी बताऊं, जब शुरू में हम ट्रेड लेते थे तो पहले ही बायस फिक्स होता था कि ये ट्रेड हमने लिया है तो ये हमें प्रॉफिट ही देगा। ठीक है। और कई बार साफ दिखता था कि पोजीशन लॉस में जा रही है, लेकिन हमेशा लगता था नहीं यार, ये ना, ये थोड़ा सा नीचे गया बट अभी यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये जो विशफुल थिंकिंग होती है ट्रेड में, वो सबको होती है, शुरू शुरू में हमें भी होती थी। और उसमें काफी नुकसान भी होता है इस कंडीशन में, बट धीरे धीरे ओवर द इयर्स मैच्योरिटी आ जाती है। देखते देखते मार्केट आपको अच्छे खासे तरीके से मैच्योर कर देता है। और अब हमें पता है कि नहीं, हमें अपने रूल के साथ चलना है। अगर
हमारे अगेंस्ट पोजीशन जा रही है तो जा रही है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हम्म। तो उसको मैनेज करने का यही तरीका है कि जो नए ट्रेडर्स हैं उनको इतना लंबा समय या बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, अपने सेट रूल्स डिसाइड करें, एंट्री और एग्जिट रूल्स, और बस अपने आप को ट्रेन करें कि बस वो रूल्स हिट होते ही आपको ट्रेड से बाहर हो जाना है। ये एक बड़ा मतलब कह देंगे कि सबका समरी है अपने जो इमोशन को कंट्रोल करने का ना, यही एक तरीका है कि आप अपने रूल्स पहले से ही लिख लें। रिटन रूल्स होने चाहिए ट्रेडर्स के पास। बहुत कम लोगों से मैं मिलता हूं जिनके पास कोई रिटन ट्रेडिंग रूल्स हैं, अदरवाइज सब तो अपने विम्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं। बट अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके रूल्स रिटन होने चाहिए और बड़े सिंपल होने चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल होंगे तो आप उसको कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। वेल सेड, वेल सेड। ओह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपके लिए। एक मेंटर का क्या महत्व है ट्रेडर की जिंदगी में? देखिए, मेंटर का जो महत्व है वो क्या होता है कि मेंटर अपने जो उसके जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो अपने पिटफॉल्स से आपको, अपने एक्सपीरियंसेस से आपको उन पिटफॉल से बचा ले जाता है जिसमें कि हर ट्रेडर, हर नया ट्रेडर फंसता है। मार्केट बड़ा रेपिटेटिव है, मार्केट में कोई नई चीज नहीं। आज से 100 साल पहले भी मार्केट वही बिहेव कर रहा था, आज भी वही बिहेव कर रहा है, आगे भी वैसा ही बिहेव करेगा। क्योंकि ये सारी की सारी जो मार्केट में जो हम ट्रेड करते हैं ना, वो सब ह्यूमन साइकोलॉजी से ट्रेड करते हैं, वो इमोशन ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो वो ह्यूमन इमोशन नहीं बदलने वाले, वो आज से 1000 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है। फियर, ग्रीड, ये सब चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। तो जो मेंटर होता है वो आपको अपने एक्सपीरियंस की वजह से उन पिटफॉल से बचा ले जाता है जहां पे कि एक नॉर्मल नया ट्रेडर जो है फंस के बहुत ज्यादा अपने को लॉस कर ले। और लॉस केवल फाइनेंशियल नहीं होता है, अगर किसी नए ट्रेडर को बार बार फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके साथ साथ केवल फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, उसका इमोशनल लॉस भी होता है। उसका ट्रेडिंग पर से विश्वास हटता चला जाता है, अपने ऊपर से विश्वास खत्म होता चला जाता है, अपने स्किल से विश्वास खत्म होता चला जाता है। तो जब कॉन्फिडेंस कम होगा तो फिर तो वैसे ही आपके परफॉर्मेंस गिर जाएगी। तो एक मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो आपको एक सही डायरेक्शन और हैंड होल्डिंग जो करके एक सही जगह तक पहुंचा देता है, फिर आप उसके एक्सपीरियंस से सीख लेते हो। देखो, इस दुनिया में सबसे बुद्धिमानी ये है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना। ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से आप दुनिया की बहुत सारी चीजें नहीं सीख सकते। आप, हमारी एज बहुत कम है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें स्मार्ट वे है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न करें। तो आपको अगर अच्छा मेंटर मिल जाए तो वो अच्छा मेंटर जो है वो सबसे बढ़िया आपके लिए हो जाता है। वेल सेड, वेल सेड। अब सर, जहां तक बात हुई है मेंटर की, तो मैं थोड़े से टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ सर। आप देखो, आज के डेट में इवन इवन सेलिब्रिटी जिनको कोई आइडिया नहीं स्टॉक मार्केट, इवन दे डू प्रमोट, राइट? और डेफिनेटली अगर एक बंदे के सामने अगर 10 सेलिब्रिटी आके प्रमोट करें, कहीं ना कहीं वो पंप कर रहे हैं, जंप टू स्टॉक मार्केट, जंप टू स्टॉक मार्केट, राइट? तो सर, एक ट्रेडर के लिए सही मेंटर ढूंढना और कैसे ढूंढे, ये कैसे, मतलब इतने बड़े वर्ल्ड में कैसे ढूंढे? देखिए, इसमें गलती जो है दोनों तरफ से, आजकल जो हो रहा है उसमें गलती दोनों तरफ से है। एक तो जो मैक्सिमम मार्केट में जो लोग आ रहे हैं वो उस चार्म से आ रहे हैं कि ये उनको लग रहा है कि ये क्विक रिच मार्केट है, क्विक रिच गेम है। यहाँ जल्दी अमीर बनने की जो है ना वो रास्ता है कि आप स्टॉक मार्केट में आए, आपने आज पैसा डाला, रातों रात डबल हो गए। ठीक है, उसमें कुछ एक उसके लिए जिम्मेदार काफी हद तक कुछ एक यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर के पे पोस्ट होने वाले स्क्रीनशॉट भी हैं कि वो दिखाते हैं कि भाई एक दिन में हमने 1 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लिया। वो दिखाते हैं कि देखो भैया, एक दिन में पैसा डबल। तो वो हेरा फेरी वाला जो मूवी का जो 21 दिन में पैसा डबल, सेम चीज यहाँ। हाँ, तो वो यहाँ पे तो भाई एवरीडे, यहाँ तो एवरीडे पैसा डबल करने वाली बात है, तभी तो ऑप्शन में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। मैं तो सरप्राइज हो जाता हूँ। मैं बताऊं, मैं इतने सालों से मार्केट में हूं, मैं फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग कम करता हूँ। ठीक है, हालांकि ये मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है, बट एकदम नए लोग आते हैं, उनके पास फंड भी बहुत कम है और वो कहते हैं सर मुझे ऑप्शन ही करना है। तो अब मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ कि इनके अंदर भी वही प्रॉब्लम है कि बस वो 50,000 लेकर के उसको तुरंत 5 करोड़ में कन्वर्ट कर देना है। ये जो बीमारी है, यही सबसे बड़ा मार्केट में जो है ना, मार्केट अट्रैक्ट करता है उन लोगों को जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं।
लेकिन मार्केट रिवॉर्ड उनको करता है जो स्लोली ग्रो करना चाहते हैं। हाँ, स्लो एंड मार्केट स्टडी। पैसा उनसे, हाँ, और मार्केट पैसा उनसे तुरंत छीन लेता है जो तुरंत रिच होना चाहते हैं। तो मार्केट में जो लोग विनर्स हैं वो चाहेंगे कि ऐसे लोग आए जो क्विक रिच बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं का पैसा दूसरे के पॉकेट में जाएगा। वो 99% का ही पैसा 1% की पॉकेट में जाना है, ठीक है। और चूंकि 99% वाले जब इस साइकोलॉजी के होंगे तो इनके लिए फिर एक नया मार्केट, जो नए सप्लायर खड़े हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। और मैं प्रैक्टिकली बताऊं, बड़ा सरप्राइज होते हैं ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट, जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग खुद नहीं करते हैं, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई आइडिया नहीं, ना तो उनको फंडामेंटल एनालिसिस का पता है, ना ही टेक्निकल एनालिसिस का पता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब में आप खोल करके देखो तो वो सोने की चेन पहन के, काला चश्मा लगा के, और वो स्टॉक मार्केट के भाषण दे रहे हैं। इट इज सरप्राइजिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अब ये इन्हीं पिटफॉल से बचना है। लोगों को जेन्युइन समझना होगा। पहले तो वो खुद को अपने अंदर समझना होगा कि देखो भाई, स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक ट्रेडिंग एक बिजनेस है। हर बिजनेस की तरह ये बिजनेस भी स्लो एंड स्टेडी ग्रो करता है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो आपको स्लो एंड स्टेडी जब आप ग्रो करेंगे तो कंपाउंडिंग आपको सफिशिएंटली रिच कर देगा एज कंपेयर टू अदर बिजनेस। ये सबसे अच्छा बिजनेस है। लेकिन यहाँ आपको पेशेंस रखना होगा, सही तरीके से लर्न करना होगा। और अगर इतना ही आसान होता तो फिर वही बात है, 99% लोग यूज क्यों करते और केवल 1% रिच क्यों होते। तो इतना भी आसान नहीं है। आपको सिंसियर होना पड़ेगा और सही तरीके से लर्निंग करनी पड़ेगी। तो अब ये व्यूअर को खुद डिसाइड करना होगा कि उन्हें सही जानकारी और सही गाइडेंस कहाँ से मिल रही है। वेल सेड, वेल सेड। अगर वहां वो किसी सेलिब्रिटी के पीछे जाएंगे तो सेलिब्रिटी के पीछे केवल फैन फॉलोइंग ये होती है, लर्निंग होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। वेल सेड, वेल सेड। यूजर्स को कि जहां पर उनको सही डायरेक्शन, सही नॉलेज मिल रही है, वहां पर उनको ध्यान देना चाहिए। तो सर, कोई ऐसा बुक है जो आप रेकमेंड करना चाहोगे एज अ बिगनर ट्रेडर, या फिर जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, दे कैन गो थ्रू इट? एग्जैक्टली बुक्स हैं। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में। पहले तो आप जब आप ट्रेडिंग के बारे में करें तो देखिए, बहुत सी अच्छी बुक्स हैं। वैन थॉप की बुक है, आप वो पढ़ें, ठीक है। हाउ आई आप देखें, इसमें मार्क मिनेविनी की बुक है, वो काफी अच्छी बुक्स हैं। उसके अलावा आप विलियम ओनील की बुक हैं, वो पढ़ें आप, ठीक है। आपको जो सुपर ट्रेडर्स हैं उनमें काफी अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी आपको। तो इस तरीके से अच्छी बुक्स की पूरी लिस्ट है। हाँ, कैंडलस्टिक के ऊपर में आप, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना है तो आप जिसमें जिनको कि आप देख सकते हैं, चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर में बुक्स हैं। थॉमस बेलॉस्की की पूरी चार्ट इंसाइक्लोपीडिया की बुक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फिर मैगी, एडवर्ड मैगी की बुक है टेक्निकल एनालिसिस पे, जो आप वहां उसको देख सकते हैं। यस यस। तो बहुत मटेरियल अवेलेबल है, जो कि आपको सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है जहां से कि आप अपने को एनरिच कर सकते हैं। और रीडिंग इज द बेस्ट थिंग योरसेल्फ। ग्रेट ग्रेट। तो सर, एक सवाल, आप खुश तो बहुत होते हो क्योंकि आप 1% में हो, राइट? हाँ मुकेश, पर्सनली अगर कहूं तो हाँ, खुशी होती है, नो डाउट खुशी होती है। टाइम लगा है, इस 1% में आने में टाइम लगा है, लेकिन नो डाउट आने के बाद खुशी होती है। और अब रियलाइज भी होता है कि वो 99% में जब थे तो उस समय क्या गलतियां करते थे। और अब हमें बड़ा क्लियर दिखाई देता है कि वहां पे जो दूसरे लोग हैं वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं। और अभी भी हमारा प्रयास रहता है कि किसी भी वजह से, जैसे मैंने कहा, इमोशनल किसी भी प्रॉब्लम या किसी की वजह से ऐसा ना हो कि हम फिर वही गलतियां रिपीट करने लगे, कहीं भावनाओं में आकर के, कहीं भावावेश में आकर के। तो इन सब चीजों से बचना है। ट्रू। एक बहुत ही बढ़िया सवाल जो अभी अभी मेरे दिमाग में क्लिक किया, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आप सेट ऑफ, मतलब आपके कुछ ग्रुप से आप ट्रेड करते हो, तो सर सिंगल ट्रेडिंग करना ज्यादा बेटर है या फिर सेट ऑफ लोगों के साथ, जब सबका व्यू मैच करे तब हम एक डायरेक्शन में जाए, या फिर हम अकेले ही ट्रेड कर रहे हैं, विच वन इज ज्यादा ज्यादा बेटर? नहीं, ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी पे। और प्लस जैसा मैंने कहा कि ये मैं अभी भी रिकमेंड यही करूंगा कि आप अकेले ट्रेड करो। क्योंकि जैसे मैं जब भी इंटरेक्ट करता हूं तो ओवर द ईयर हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो कि सालों से हम देख रहे हैं कि हमारी अपनी एक वाइब्स बहुत अच्छी मैच हो जाती है, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं पता है कि एक दूसरे की साइकोलॉजी, एक दूसरे के एनालिसिस लेवल पता है।
तो वहां पर हम एक शेयरिंग कर लेते हैं कभी कभी ट्रेड करते समय। बट अभी भी 95% जो ट्रेडिंग है वो सारी की सारी सोलो डिसीजन और सोलो डिस्कशन के ऊपर में होती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ट्रेडिंग में आप जितने ज्यादा आप इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होगे अपनी स्ट्रेटजी से। तो इससे अवॉइड होना है। कभी कभी जहां पे लगता है कि जो है वो हम बहुत ही एक अपना क्लोज सर्कल ग्रुप है जिससे इंटरेक्ट करते हैं, जहां पर हमें पता है कि बहुत ही रिलायबल और जो कहते हैं ना कि पर्सनली हम उनके बारे में अच्छे से जानते हैं कि उनके एनालिसिस का लेवल क्या है या उनका ट्रेड का करने का तरीका क्या है और वो हमारे तरीके से मैच करता है, तभी हम डिस्कस करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके बहुत ही बढ़िया सवाल अब आपके लिए। एक रिग्रेट जो आपको लगता है कि काश मैंने आज से 15 साल पहले अगर मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था तो ऐसा कोई स्टॉक जो आपने मिस आउट कर दिया, अगर वो आज होल्ड करते तो आज आपका वो मल्टी बैगर मतलब कितने एक्स में बदलता। समझ रहे मेरा क्वेश्चन? आप मैं भावना मैं को समझिए। मैं समझ गया, मैं भावनाओं को समझ गया। मुकेश, ऐसा कुछ तो नहीं है जो मैं ये सोचूं कि नहीं नहीं, मैं ये अगर ये शेयर मैंने आज तक होल्ड किया होता तो वो मल्टी बैगर हो गया होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, तो मैं कभी उतना मेरे अंदर उतना पेशेंस ही नहीं है कि मैं 10 साल तक वेट कर सकूं। मैं मूव राइड करने में विश्वास रखता हूं और मैं अभी भी वही करता हूं। हाँ, अगर रिग्रेट वर्ड कहूं, मेरे ख्याल से रिग्रेट वर्ड यूज करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं वैसा मेरी पर्सनालिटी है, मेरा नेचर नहीं है कि मैं रिग्रेट करूं किसी चीज के ऊपर में। बट वो मेरी एक लर्निंग है। मैं फील करता हूं कि कुछ बातें कुछ चीजें जो मैं आज जाके आकर के जाना हूं, अगर मुझे अपने टाइम पे 15 साल पहले अगर कोई सही मेंटर मिल गया होता जो मुझे वो चीजें बता देता, तो आज मैं मेरी स्पीड या मेरी लर्निंग या मेरी ग्रोथ का डायरेक्शन और उसकी ट्रेजेक्टरी कुछ और होती। यस, तो वेरी ये एक जरूर है जो मैं मिस करता हूं कि शायद उस समय अगर मुझे किसी ने गाइडेंस दिया होता। और मैं तब की बात बता रहा हूं, मैं 2007 में वहां पे चार्ट वगैरह बहुत कम होते थे और उस जमाने में बताऊं, थे हमारे पास ऑनलाइन ही हम ऑर्डर प्लेस करते थे, बट फिर भी काफी ट्रेड्स होते थे जो कि ओवर द फोन हम ऑर्डर देते यस। थे। और जो आज देख रहे हैं कि यूट्यूब में और दुनिया भर में जो इतने स्क्रीनर्स और ये चार्ट में ऑनलाइन ढेर सारे मटेरियल मिल रहे हैं, तब ये सब कुछ नहीं हुआ करते सब थे। कुछ नहीं था। यस। कुछ नहीं हुआ करते थे। हमें सारी चीजें बुक से पढ़नी पड़ती थी। ऑनलाइन मटेरियल ना के बराबर था, यूट्यूब में ना के बराबर। 2008 में यूट्यूब में बहुत ही कुछ नहीं था, लगभग कुछ भी नहीं था। तो वो सारी चीजें अपने वो खुद से, तब ब्लॉग रीड करने का टाइम था, तब यूट्यूब नहीं था, तब ब्लॉग रीड करते थे, वेबसाइट्स रीड करते थे। वहां से ऑनलाइन बस इतना समझ में आता था, बाकी बुक्स के थ्रू सारा रीडिंग था। तो उस समय मेंटरिंग की ज्यादा जरूरत फील होती थी। आजकल तो यस। बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, बल्कि आप तो कहूँ कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड चल रहा है इस समय। इस समय आपको ये समझना है कि क्या नहीं लेना है। क्या लेने यस। से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं लेना है, क्या नहीं सीखना है। क्योंकि हम्म। बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब में, ट्विटर में और इंस्टाग्राम पे। तो इन सब चीजों से बचना भी। ग्रेट ग्रेट। मेरा वही वैसे है कि आप उस समय मुझे मिल गया होता 15 साल पहले, तो डेफिनेटली आज ट्रेजेक्टरी और ग्रोथ कुछ और होती। ग्रेट ग्रेट। वैसे एक इंफॉर्मेशन है जो मैं रिवील करना चाहूंगा, और आई होप आपको शायद पता हो कि इंडिया में गूगल में अगर आप सर्च करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप गेस कर सकते हैं एक फिगर की 1 घंटे में कितने सर्च होते हैं? नहीं, ये मैंने कभी किया नहीं इस तरीके से। मोर देन 1 करोड़ 1 घंटे में ओ, लोग सिर्फ सर्च करते हैं। ग्रेट। सोचिए। नहीं मुकेश, देखो, मैं पर्सनली एक बात अपने व्यूअर्स को भी बता दूं। जो लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, मैं बता दूं यहाँ पे, स्टॉक मार्केट में इंडिया में ना अभी, क्योंकि मैक्सिमम व्यूअर्स जो अभी स्टॉक मार्केट में है वो कोविड के बाद एक्टिव हैं। यस। बहुत कम लोग हैं जो कि बहुत एक डिकेड या एक डिकेड से ज्यादा का उन्होंने समय देखा हो। लगभग 1.5 डिकेड का समय मैंने देखा है। 15 साल से हूँ तो 1.5 डिकेड में देख चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी इतना बता दूं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एकदम ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट खड़ी है। जैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, हम ब्रेकआउट चार्ट सेटअप देखते हैं और फिर लगता है कि यार ये तो बहुत बेस्ट सेटअप है, यहाँ एंट्री लेंगे तो फिर रॉकेट की तरह यहाँ से वेल्थ क्रिएट होगा, तेजी से रिटर्न आएगा। इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक ब्रेकआउट के पॉइंट पे खड़ी है और यहाँ पे बहुत जल्दी ही इंडियन इकोनॉमी में एक ब्रेकआउट आने वाला है। तो मेरा ये अपना व्यू है कि आने वाले 10 सालों में जितना स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमाएंगे, उतना आपने अभी तक की हिस्ट्री में वो
अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं आई थी, चाहे वो हर्षद मेहता का टाइम रहा हो या उसके बाद का टाइम रहा हो। अभी तक आपने उतना पैसा मार्केट से नहीं देखा होगा। आने वाले 10 सालों में जितना ये इकोनॉमी ग्रो करेगी, जितना ये मार्केट ग्रो करेगा, और ये बहुत फास्ट ग्रो, तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है इस बिजनेस में आने का, बशर्ते आपके लर्निंग, आपका डायरेक्शन सही हो, आपका अप्रोच सही। यहाँ पे कोई गैम्बलिंग, यहाँ पर कोई क्विक रिच गेम नहीं चल रहा है। ये एक सीरियस बिजनेस है। आप इसको बिजनेस की तरह से लें और फिर आप देखिए कि आने वाले 10 सालों का आप होराइजन लेकर के चलिए, आपको मार्केट बहुत कुछ दे सकता है। वाह, वेल सेड, बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। वाह यार, आपसे बातें करके तो गूज़बम्स आ रहे नहीं, मुझे खुद भी अच्छा लगा। नहीं, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। एक सवाल और, अगर मैं आपको टाइम मशीन दूं, या फिर अगर मैं आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका दूं, को विद इन अ सेकंड आप जा सकते हैं, और एक विश कि ऐसा कोई ट्रेडर या ऐसा कोई मेंटर जिससे आप मिलके कुछ सीखना चाहें, तो वो कौन हो? अगर इसकी बात करूं, अगर किसी मेंटर से सीखने की बात है, तो मैं प्रिफर करूंगा डेनिस रिचर्ड से। वाह, ग्रेट। क्योंकि इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर। अगर मैं, जब वो बंदा ट्रेड करता था तो वो कैसे ट्रेड करता था, अगर मैं जाकर के देख सकूं, और वो किस साइकोलॉजी और किस कमिटमेंट के साथ वो बंदा ट्रेड लेता था, अगर वो चीजें मैं लर्न कर सकूं, तो वो दैट्स द बेस्ट। ग्रेट 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 ग्रेट। वैसे आपने मेरा वो भी इंटरव्यू देखा होगा, जेरी पार्कर सर वाला, जिसमें मैंने इंटरव्यू लिया था। ग्रेट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर अमंग ऑल 20 ट्रेडर्स। एकदम एकदम, और इसीलिए मैं देखता हूं, और मुझे हमेशा कहता हूं कि मुकेश, जो काम तुम कर रहे हो, ये शायद व्यूअर्स को अभी नहीं, नए लोगों को शायद अभी नहीं समझ में आए, लेकिन जब वो थोड़े एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर हो जाएंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा कि जो मुकेश जो ये काम कर रहे हैं, ये उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। क्योंकि कई बार जो चीजें मैंने कहा ना, आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड में कई बार चीजें मिस हो जाती हैं, अच्छी चीजें भी मिस हो जा रही हैं। इतना ज्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स का जमाना है कि अच्छी चीजें मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो एफर्ट है, ये जो मुकेश जिस तरीके से ये काम को कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, ये उनको बहुत, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि मैं आज प्रेफर करता हूं कि शायद मुझे कोई मेंटर मिल गया होता। यहाँ मुकेश इंडिया से लेकर के फॉरेन जितने ट्रेडर्स, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, सबका एक्सपीरियंस एक प्लेटफॉर्म पे ला करके सामने रख रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं, ग्रेट ग्रेट। और मैं आप बताऊं, कल कल रात को इवन 9 बजे भी एक मुझे ट्रेडर मिले थे यार, गजब के ट्रेडर है। उनका नाम केविन है, और वो ट्विटर पे नॉर्थ स्टार नाम है उनका, अगर आप सर्च करोगे यार। वो साइंटिस्ट है, एंड ही टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू अ ट्रेडर। वो एक्चुअली साइंटिस्ट है, और वो फोरकास्ट करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। एग्जैक्टली। मैंने क्या कहा था मुकेश, देखो ये जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग एक स्किल है। निकोलस डरवास एक डांसर थे। यस, निकोलस डरवास वाज द, हाँ मैंने बताया, बुक की बात हो तो निकोलस डरवास की बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई ट्रेडिंग सीखना चाहता है या ट्रेडिंग करना, तो उसकी बुक जरूर, उनकी बुक जरूर पढ़नी है। निकोलस डरवास जो है वो एक डांसर हुआ करते, वो ट्रूप डांसर थे। पूरी दुनिया में घूम घूम के उनके ट्रूप्स वो डांस परफॉर्म करते रहते थे, और साथ साथ में वो ट्रेडिंग करते थे। और वो उस जमाने में, तब तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो वो टेलीग्राम के थ्रू अपने कोट्स अपने ब्रोकर को भेजते थे, और अपने ब्रोकर से जो इंफॉर्मेशन लेनी होती थी, जिसके बेस पे वो चार्ट ट्रेडिंग बनाते थे, वो टेलीग्राम के थ्रू मंगाते थे, और वो बड़ा मुश्किल समय हुआ करता था। ठीक है, तो उस तरीके से उन्होंने, और वो डरवास बॉक्स आज एक टेक्निकल इंडिकेटर बना हुआ है, वो उनका भी उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। तो वो डरवास बॉक्स, वो ट्रेंड, वो भी ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर ही थे, डायरेक्शनल ट्रेंड फॉलोइंग। तो जो डरवास बॉक्स की जो थ्योरी है, वो जो निकोलस डरवास, वो एक डांसर थे। तो सोचो, अब एक डांस का और मार्केट का कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन फिर भी, तो ये कोई, ये मन का, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कंप्लीटली इंडिपेंडेंस प्रदान करता है, कंप्लीटली फ्रीडम है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कल्चर क्या, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप किस प्रोफेशन से हो, कोई मतलब नहीं है। पर्सनली मैं बहुत से ऐसे बहुत ही अच्छे ट्रेडर्स को जानता हूं जो डॉक्टर्स हैं, वो अभी भी अपने क्लिनिक में बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं और फिर भी ट्रेडिंग करते हैं, और अच्छे ट्रेडर हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। अगर आप में लगन है, चाहत है, तो आप इस सेक्टर में, ये मार्केट आपको बहुत कुछ दे सकता है, और आप बहुत बियॉन्ड इमेजिनेशन आप अचीव कर सकते हैं।
वेल सेट, वेल सेट। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ सर। बस मेरा एक ही मानना, अगर आपके अंदर जुनून है और आपके अगर जज्बा है तो डेफिनेटली यार पहाड़ के आप पर्वत भी चढ़ जाओगे। पैशन होना चाहिए एकदम लोगों के अंदर। एकदम एंड और डेफिनेटली मार्केट में यार। पैशन के साथ, मार्केट में यस। आपको पैशन ही चाहिए। अगर आप मार्केट में पैसा कमाने आते हो ना, तो नहीं। मार्केट आपका पैसा खींच लेगा। यस। ये बात बता दूं पैशन मैं सीखने का व्यूअर्स को होना एक बात, चाहिए। अगर आप यहाँ पैशन के साथ आते हो तो मार्केट आपको पैसा देगा। एक बड़ा छोटी सी चीज़ मुकेश में बता दूं, लोग कहते हैं मैंने मार्केट से इतना प्रॉफिट कमाया, मैंने मार्केट से, मैं एक बड़ी क्लियर सी बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप ये दिमाग से निकाल दो कि आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। मार्केट में आप पैसा गंवा जरूर सकते हो, कमा नहीं सकते हो। पैसा आपको मार्केट देगा। यस। आप अपने सेटअप पे, अपने रूल्स पे टिके रहो। एक समय ऐसा आएगा कि आपको मार्केट बहुत देगा, और मार्केट देगा आपको, आप नहीं ले सकते मार्केट से, क्योंकि दोनों में फर्क है। जहां पे हम कहते हैं कि हम मार्केट से लेंगे तो फिर हम हर वो दांव पे चपनाने यस। की कोशिश करते हैं जिससे पैसा कमाया जा सके, और वहीं आप सारा पैसा लूज कर जाओगे। लूज कर और जाते हैं। जब यस, आप वेरी अपने ट्रू। सेटअप पे टिके रहते हो तो फिर पैसा मार्केट आपको देता है। हम्म। ठीक है, तो ये एक बड़ी गंभीर बात है, इसको जो मैं चाहूंगा कि दर्शकों तक ये बात पहुंचे। और ये काफी लंबा, कई सालों का एक्सपीरियंस का ये निचोड़ है, तो वो मैं चाहूंगा कि इस पे जो नए ट्रेडर है इस बात को जरूर समझे कि वो पैसा कमाने के लिए इस मार्केट में नहीं है, पैशन के साथ है। जब सही समय आएगा तो मार्केट आपको बहुत कुछ देगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मुझे बहुत ही मजा आनी सर आपसे बात करके। बट यस, जाने से पहले मैं चाहता हूँ पूरे इंटरव्यू का सारांश अगर आप बता दें छोटे छोटे शब्दों में, कि अगर कोई न्यू ट्रेडर जो आना चाहता है, या फिर वो लॉस मेकिंग ट्रेडर जो लॉस कर रहा है, तो सर अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे यू कैन बी अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बट डेफिनेटली इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, और ये जरूरी टाइम लेगा, तो आप प्लीज थोड़ा सा बता दें। एकदम। इसमें तो जो नए ट्रेडर हैं उनको सबसे पहला काम, देखो पहली बात है कि ट्रेड लेने से पहले आपको कुछ बेसिक फाउंडेशन तैयार करना होगा। आपके अंदर कुछ बेसिक चीजें सीखनी है। थोड़े बहुत नंबर रीडिंग के आइडियाज होने चाहिए, बैलेंस शीट, मार्केट की स्टडी, बिजनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आप ट्रेड उसी बिजनेस सेक्टर में करें। अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, उसी बिजनेस में उसी शेयर को चूज करें जिसके बिजनेस की समझ हो आप। हम्म। ठीक है, अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हैं तो फिर आपको बिजनेस की जरूरत नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सिनेरियो को समझने की जरूरत है। हम्म। और फिर दूसरी चीज कि आपको सेटअप के पीछे बहुत ना पड़े। बहुत तरीके के इंडिकेटर्स अवेलेबल मार्केट में, और हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर अवेलेबल हैं, और मार्केट में ऐसा कोई फुल प्रूफ ना तो कोई ऐसी थ्योरी है कि केवल एक ही इंडिकेटर है जो कि सक्सेस रेट जिसकी ज्यादा है। सभी इंडिकेटर अपने अपने तरीके की सक्सेस रेट है सभी के पास। तो आप इंडिकेटर से करो या प्राइस एक्शन से करो, जैसे मैं प्राइस एक्शन प्रेफर करता हूं बिना किसी के इंडिकेटर के, लीस्ट इंडिकेटर यूज करते हुए। मतलब हम्म। इंडिकेटर का कैंडल स्टिक भी अपने आप को इंडिकेटर ही कहते हैं, कैंडल स्टिक को भी इंडिकेटर ही मानते हैं हम। तो वो जरूरी है, बेसिक है। तो आप केवल चार्ट रीड करके बेसिक चार्ट के ऊपर भी कर लो, जैसा आपकी कंफर्ट जोन हो। केवल कोई भी एक सेटअप डेवलप करे और उसी सेटअप पे टिके रहे, नंबर वन। दूसरा, मनी मैनेजमेंट पर जरूर फोकस करें। मनी मैनेजमेंट में आपकी रिस्क पहले ही डिसाइडेड होने चाहिए। आपका क्वांटिटी जो है क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इतनी क्वांटिटी लेनी है इस रिस्क के हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लिवरेजिंग से बचें। जनरली मैं कहूंगा कि जैसे जो नए बच्चे आते हैं, एक 1.5 लाख का कैपिटल, 2 लाख का कैपिटल लेके आते हैं और वो फ्यूचर्स में ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। उनको समझना चाहिए कि बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर या निफ्टी का एक फ्यूचर का जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लगभग 10 लाख के आसपास होती है। वो आपसे मार्जिन भले ब्रोकर 1 लाख या 1.5 लाख लेता हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल वैल्यू है वो 10 लाख के आसपास की है, क्योंकि उसका एक शेयर, निफ्टी का एक शेयर इस समय 40,000 के आसपास है और उसका करीब 17,000, 17,500 के आसपास है। ठीक है, तो आप उस टोटल वैल्यू को लेके समझना, क्योंकि जब मूव आएगा ना वो उसी के हिसाब से आएगा, वो आपके 1 लाख को देख के नहीं चलेगा मार्केट। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड उस 1 लाख से अफेक्ट होगा। उस 10 लाख का 1% आपके लिए 10% हो जाएगा, क्योंकि आपकी कैपिटल 1 लाख है। तो इस सिनेरियो में आपका कैपिटल बहुत तेज खत्म होने के चांसेस हैं। तो आप ये देखो कि आपकी कैपिटल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करो। अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है और आपकी लर्निंग अच्छी है, तब तो आप ऑप्शन और फ्यूचर में जाएं। मैं बताऊं, 50-50 हजार लेकर के लोग ऑप्शन सेलिंग शुरू कर देते हैं, ये कहीं से भी एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, एक गलत मूव आपकी पूरी कैपिटल खत्म कर देगा। ठीक है,
तो मैंने कहा ना, कैपिटल खत्म होने के साथ साथ केवल पैसा ही नहीं खत्म होता है, आपकी साइकोलॉजी में बहुत बड़ा डेंट पड़ता है, आप ट्रेडिंग के ऊपर से आपका विश्वास हटता है। तो ये गलतियां न करें, बिगिनर्स बहुत ज्यादा ये गलतियां कर रहे हैं। आजकल ब्रोकर्स भी ऑप्शन में बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और हर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है। करना गलत नहीं है, लेकिन उसके पहले आपकी लर्निंग अच्छी हो जानी चाहिए। आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप सीधे चाहते हो कि मैं फरारी चलाऊं, ठीक है, तो वो बहुत ही रिस्की है आपके लिए बहुत रिस्की है। तो मार्केट का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। तो आपको ये समझना होगा कि फरारी चलाना अच्छा है, लेकिन उसके पहले आपको ड्राइविंग अच्छी आनी चाहिए, फिर आप फरारी भी अच्छी चला लोगे। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अपना माइंडसेट डेवलप कीजिए। वो बचकानी हरकतें नहीं चलेंगी इस मार्केट में कि नहीं ठीक है, जब मन किया तब ट्रेड ले लिया, जब चाहे तब ट्रेड ले लिया, कंपल्सरी ट्रेड लेना, ठीक है। हर हिलती हुई चीज मूव नहीं करती, हर मूव करती हुई चीज प्रॉफिट नहीं देती है, ठीक है। तो ये समझना इन सब चीजों को कि आपके सेटअप के हिसाब से जब कोई चीज आए तभी आप ट्रेड लो, अदरवाइज आप ट्रेड मत लो। पेशेंस होना चाहिए मार्केट में, स्नाइपर ट्रेडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि बस वो मशीन गन की तरह कहीं भी ट्रेड गोलियां चलाते जाए, कहीं तो कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा। लेकिन ऐसी नहीं होती है, आप पेशेंस के साथ करें। तो यही सब चीजें डेवलप करनी होंगी। अच्छी रीडिंग करें, काफी रीड करें। अच्छे ट्रेडर्स, गुड ट्रेडर्स की अगर आप मेंटर अवेलेबल नहीं हो तो अब तो जैसे आप मुकेश ये प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, तो आपको बहुत ही ट्रेडर्स की, अच्छे ट्रेडर्स की एक साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी जब आप उनकी वीडियोस देखोगे। तो आप सही सोर्स के थ्रू लर्निंग करो, अवॉइड करें किसी भी तरीके के जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स को आप अवॉइड करो। आप ट्रेडर्स की वीडियो देखो, चाहे वो इंडिया के हों या इंडिया के बाहर के हों, आप ट्रेडर्स की वीडियो देखिए, ठीक है। आप इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो अवॉइड करें, सीधी। तो ये गलतियां हैं जो शुरू में उनको नहीं करनी चाहिए, और उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है अपनी ट्रेडिंग रूल्स लिखें, अपनी ट्रेडिंग डायरी मेंटेन करें। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। तब आप जाकर के ओवर द ईयर आपको समझ में आएगा कि इससे आपको कितना ज्यादा एडवांटेज हुआ। आप कई सालों का नुकसान आपका बच जाएगा। ग्रेट ग्रेट अनिल सर, बहुत ही मजा आया। और आई थिंक पूरे सारांश को आपने इतने छोटे टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया। आई होप, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और इवन आई विश और आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी ये एपिसोड बहुत ही मजा आने वाला और आप जल्दी से जल्दी छा जाओगे यूट्यूब पे। सो इट्स बिन लवली टॉकिंग टू यू अनिल सर, माय प्लेजर एनी मुझे भी टाइम। बहुत अच्छा लगा। वैसे भी हमेशा मुकेश, तुमसे बात करके मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है, और हम काफी लंबे समय से साथ में हैं, और हम कई कई बार इंटरेक्ट करते हैं, कई मौकों पर इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन आज इस तरीके से बात करके, इस तरह से शेयर करके मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। क्योंकि नए जो हमारे ट्रेडर्स हैं, मैं तो चाहता हूँ कि जितने ज्यादा ट्रेडर्स आए उतना ट्रेडिंग में मजा है। ये कोई वैसा बिजनेस नहीं है कि नहीं जहां हम चाहें कि हम सीक्रेट बना करके ले चले, नहीं, जितना आए उतना अच्छा है कि उतनी ही अच्छी मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, उतना ही अच्छा मार्केट में सेटअप बनेगा। जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतनी सेटअप की रिलायबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है, उतने ही फ्रॉड के चांसेस कम होंगे जितना है। तो हमेशा ये वो बिजनेस है। प्लस जैसा मैंने कहा कि हम एक ब्रेकआउट की जगह पे खड़े हैं, तो ये बहुत ही राइट अपॉर्चुनिटी है, राइट टाइम है इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करना। वेरी गुड, वेल सेड। सारे कहूंगा कि मुकेश की इस वीडियो के साथ साथ बाकी जितने इन्होंने वीडियो हैं और आने वाले सारे वीडियोस को देखें। इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपको बहुत सही और एक सुटेबल गाइडेंस मिलेगा। और आपको, मैंने कहा ना, आपको थोड़े दिनों बाद हो सकता है रियलाइज हो कि आपको कितना ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, वो भी फ्री में। वो भी फ्री। वेल सेड, वेल सेड। वैसे अगर आपने जैक श्वागर की बुक पढ़ी होगी तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टॉप ट्रेडर का इंटरव्यू लिया था, राइट? बट दैट इज ऑन बुक। मैं एग्जैक्टली वो यूट्यूब में कर रहा हूँ डायरेक्टली लाइव। एकदम एकदम एकदम। तो मैंने कहा ना कि ये जो तुम काम कर रहे हो, ये वो लोग समझेंगे जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, वो उनको ज्यादा वैल्यू समझ में आएगी। नए ट्रेडर्स जो स्मार्ट होंगे, जो सही डायरेक्शन में होंगे, वो जल्दी समझ जाएंगे। और जो लोग हो सकता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद समझे, लेकिन जब भी जो उनको समझ में आएगी तो उनको समझ में आएगा कि नहीं, ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और हमेशा रहेगी। यस, ग्रेट ग्रेट। नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा। नील सर, मैं आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे शेयर पे आए, आपने हमें वक्त दिया, और इट्स बिन लवली टॉकिंग टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, मुझे हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है। और मेरी तरफ से मैं जो भी अपने को शेयर कर पाया हूँ, शायद दर्शकों को अगर इसमें जो अच्छा लगा होगा तो वो उनकी चीज है। अगर कोई चीज है जो कि मैंने कहा कि भाई मैं, हर कोई परफेक्ट नहीं है, हो सकता है किसी चीज से कोई एग्री ना कर पाया या कोई ना एग्री करे, तो वो उसकी अपनी चीज है।
क्योंकि मैंने जो भी बातें कही वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो मेरी ट्रू। पर्सनालिटी मेरे स्टाइल के हिसाब से सूट करता है। तो वो बातें मैंने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया है। इसमें अगर कुछ बातें आपके काम की आ जाए तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इन्हीं शब्दों नहीं के नहीं, साथ में सभी दर्शकों का और मुकेश का खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बट हाँ, जाने से पहले सर डेफिनेटली कुछ ही दिनों या कुछ ही हफ्तों में हम कुछ नया लेके आने वाले हैं। सो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप और हम मिलके पूरे इस ट्रेडिंग कम्युनिटी का भला करें विद द राइट थिंग, राइट अप्रोच। क्योंकि मार्केट में स्कैमर्स इतने आ गए हैं भाई, अब तो किसी को कदम लाना ही पड़े, पढ़ना ही पड़े, नहीं, नहीं तो। जरूर। और मैं ऐसे किसी भी एफर्ट के लिए हमेशा मैं रेडी हूँ मुकेश। जहां पर जेन्युइन इंफॉर्मेशन की बात आती है, स्टॉक मार्केट को लेकर एक जेन्युइन सोर्स की बात आती है, जैसा मैंने बताया था कि अभी एक जेन्युइनिटी के लिए ही, कि भाई बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होने के बाद भी मैंने जो अभी एनआईएसएम का रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स इसीलिए किया ताकि एक जहां भी हम बोले तो एक हमारी बातों के पीछे एक जेन्युइननेस हो, कि नहीं भाई हम हम्म। कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, हम फाइनेंस में और ट्रेडिंग से रिलेटेड लोग हैं। यस। ठीक है, और हमारी हमारी जो बातें हम कहना चाहते हैं वो उसमें एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा हम्म। कोई भी एफर्ट जो कि नए ट्रेडर्स को सही गाइडेंस दे, सही डायरेक्शन दे, तो मैं मुकेश हमेशा आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। जब भी कहोगे डेफिनेटली, वो हमारी अपनी, ये तो अपनी घर की चीज है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि हम मैं कोई कंट्रीब्यूट करूंगा, ये मेरी घर की चीज है, ये चैनल भी डेफिनेटली। हमारा अपना चैनल है। तो मैं हर तरीके से हर समय आपके साथ। प्लेजर, प्लेजर, इट्स बिन लवली सर। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल सर, आपका समय और वक्त देने के लिए। प्लीज आप अपना शाम एंजॉय कीजिए, आज का छुट्टी एंजॉय कीजिए, आज और थैंक फ्राइडे यू, दोनों थैंक दिन यू। एंजॉय कीजिए, चलिए ऐश करिए। थैंक यू मुकेश। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बाय इट्स बाय नाइस सर। टॉकिंग टू यू। बाय बाय।